इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम की। ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें से। सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात करते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो इसका मोड है वो नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव। और इसका क्राइटेरिया है अराइवल टाइम। नॉन प्रिमिटिव और अराइवल टाइम से क्या मुराद है? नॉन प्रिमिटिव, अगर एक प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दिया गया है और उसके बाद किसी उस प्रोसेस को उस सीपीयू से रिलीज ना करवाया जा सके कंप्लीशन टाइम्स कंप्लीट होने से पहले, तो फिर इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। यानी कि एक प्रोसेस सीपीयू में चला गया है एग्जीक्यूशन स्टेट में, तो उसको जब तक वो कंप्लीट नहीं होता उसको प्रोसेसर से रिलीज नहीं करवाया जा सके, तो इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव मोड। और प्रिमिटिव मोड में ये होता है कि अगर एक प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन में चला गया है, यानी कि प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दिया गया है, तो फिर उसको किसी वजह की बुनियाद पर हम उसको रिलीज करवा सकें। यानी कि आईओ प्रोसेस के लिए, यानी कि बाज़ हम हर प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं, उस स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर सीपीयू उसको रिलीज कर दे तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव मोड। यानी कि प्रोसेस कंप्लीशन के बगैर वापस भी आ सकता है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव मोड। नॉन प्रिमिटिव मोड से मुराद है कि प्रोसेस कंप्लीशन के बगैर वापस नहीं आएगा। नंबर 2, इसका अराइवल टाइम क्राइटेरिया क्यों है? अराइवल टाइम, इसका क्राइटेरिया अराइवल टाइम इसलिए है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो प्रोसेस पहले आएगा रेडी क्यू में, यानी कि जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाला होता है तो उसको जॉब क्यू से उठा के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रेडी क्यू में रख देता है। रेडी क्यू से फिर वो दोबारा एग्जीक्यूशन क्यू में जाता है, यानी कि प्रोसेसर के पास, सीपीयू के पास चला जाता है। यहां पर इसका नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, यानी कि उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसलिए इसका क्राइटेरिया क्या है? अराइवल टाइम, यानी कि जितने कम टाइम में, यानी कि जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। इसके नाम से इसका हम कहते हैं क्राइटेरिया क्या है? अराइवल टाइम। उसके बाद कुछ फॉर्मुलेशन है। टर्न अराउंड टाइम, टीईटी से मुराद है, टी से मुराद है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम वो टाइम है जितनी देर एक प्रोसेस सीपीयू में स्टे करता है, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। एक प्रोसेस ने कितनी देर सीपीयू में स्टे किया उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। सीटी से मुराद क्या है? कंप्लीशन टाइम, सीटी कंप्लीशन टाइम। और उसके बाद क्या है? WT से मुराद है वेट टाइम। बस टाइम, बस टाइम का मतलब है एक प्रोसेस जितने टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि प्रोसेस स्टार्ट होके मुकम्मल होने तक जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं बस टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम। उसके बाद RT से मुराद है रिस्पॉन्स टाइम। एक प्रोसेस कितनी देर में रिस्पॉन्स देता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? जब पहली दफा सीपीयू को जब पहली दफा किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट किया जाता है, उस टाइम में से हमने अराइवल टाइम निकालना होता है, तो हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम निकलता है। तो RT से मुराद है रिस्पॉन्स टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला ये है कि जब किसी प्रोसेस को पहली दफा सीपीयू एलोकेट किया जाए, वो टाइम माइनस अराइवल टाइम, जितनी देर में वो पहुंचा है, वो सब्ट्रैक्ट करके हम क्या निकाल लेते हैं? रिस्पॉन्स टाइम।
यहां पर एक एग्जांपल है न्यूमेरिकल टाइप, इसमें मैंने पहले से टेबल बना लिया है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, 4 प्रोसेसेस हैं सीपीयू के पास, डिफरेंट टाइम में आए हैं। एक 0 टाइम में आया है, एक 2 टाइम यूनिट में आया है, एक 4 टाइम यूनिट में और एक 7 टाइम यूनिट में। अब इनका बस टाइम यानी कि इतनी देर में इन्होंने एग्जीक्यूट होना है, कंप्लीट होना है, वो क्या है 1 2 2 4, ये इसका बस टाइम है। अब हम कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। सबसे पहले ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। इसके लिए हम गैंट चार्ट यूज करेंगे। यहां पर 0 टाइम है, अराइवल टाइम क्या है 0। 0 पर हम देखेंगे इन प्रोसेसेस में से कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है। हमारे पास P1 रेडी क्यू में आ चुका है, इसलिए हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। प्रोसेस इसको क्या करेगा, प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करवाएगा। अब इसका हमारे पास टाइम है बस टाइम 1 टाइम यूनिट, यानी कि 0 से 1 टाइम यूनिट तक ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब 1 टाइम यूनिट पर हम दोबारा देखेंगे, प्रोसेस 1 हमारे पास इस टाइम पर एग्जीक्यूट हो चुका है। प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 में से देखेंगे कौन सा प्रोसेस हमारे पास सीपीयू के पास पहुंच चुका है। तो 1 टाइम यूनिट तक कोई भी और प्रोसेस को नहीं पहुंचा, इसलिए 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 टाइम यूनिट तक, इस टाइम यूनिट तक प्रोसेसर के पास कोई प्रोसेस नहीं होगा और प्रोसेसर क्या जाएगा, आइडल स्टेट में जाएगा। आइडल स्टेट से मुराद क्या है कि प्रोसेसर इस टाइम पर फ्री है, उसके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि 1 टाइम यूनिट पर प्रोसेस 1 कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद 1 टाइम यूनिट तक और कोई प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आया, इसलिए 1 से 2 तक जो सीपीयू का टाइम है आइडल स्टेट में जाएगा। उसके बाद 2 पर हम चेक करेंगे कौन सा प्रोसेसर के पास पहुंचता है। 2 पर P2 पहुंच चुका है हमारे प्रोसेसर के पास, तो P2 को हम पहले एग्जीक्यूशन की में लाते हैं, क्यू में। P2 इस टाइम पर यहां पर आ गया। P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए 2 टाइम यूनिट रिक्वायर्ड है। 2 से ऑनवर्ड 2 टाइम यूनिट क्या बनेगा, 4 टाइम यूनिट, यानी कि इस प्रोसेस को 2 टाइम यूनिट पर प्रोसेसर एलोकेट किया गया और 2 टाइम यूनिट चलने के बाद ये कंप्लीट हो गया और इसको भी हम रेडी क्यू से निकाल देंगे, ये क्योंकि एग्जीक्यूट हो चुका है। 4 टाइम पर हमारे पास प्रोसेस 3 प्रोसेसर में आ जाएगा। E3 को हम एग्जीक्यूशन क्यू में लगाते हैं और इसको कंप्लीट होने में भी क्या चाहिए, 2 टाइम यूनिट्स का टाइम चाहिए। 2 टाइम यूनिट तक ये कंप्लीट हो जाएगा। P3 प्रोसेसर के पास आया और उसने 2 टाइम यूनिट में कंप्लीट होना था। 4 टाइम यूनिट पर इसको प्रोसेसर एलोकेट किया गया और 6 टाइम तक इसको चला के P3 को भी हमने एग्जीक्यूट करवा दिया। अब हमारे पास टाइम है 6 टाइम यूनिट। 6 टाइम यूनिट तक हमारे पास और कोई प्रोसेस सीपीयू के पास नहीं होगा, इसलिए 6 to 7 ये जो टाइम है प्रोसेसर का, ये फिर क्या है, आइडल स्टेट में चला गया, यानी कि इस प्रोसेस के पास 6 टाइम यूनिट पर प्रोसेसर के पास और कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं था। 7 पर फिर जब आया तो इसको एक और प्रोसेस एलोकेट कर दिया गया, P4, यानी कि 7 टाइम यूनिट के बाद P4 को प्रोसेसर को एलोकेट कर दिया गया, वो एग्जीक्यूशन क्यू में हमने रख दिया। उसके बाद इसको बस्ट होने में, एग्जीक्यूट होने में टाइम रिक्वायर्ड है हमारे पास 4 टाइम यूनिट। 7 से ऑनवर्ड 4 टाइम यूनिट बनता है 11।
7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, 4 टाइम यूनिट तक P4 प्रोसेसर में रहेगा और 4 टाइम यूनिट के बाद ये भी हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुका होगा। अब हम कंप्लीशन टाइम लिखते हैं। कंप्लीशन टाइम P1 का, P1 1 टाइम यूनिट तक कंप्लीट हो चुका था, इसलिए इसका कंप्लीशन टाइम क्या है 1। P2 हमारे पास कंप्लीट हुआ था 4 टाइम यूनिट पर, तो P2 का कंप्लीशन टाइम है 4 और P3 6 टाइम यूनिट पर कंप्लीट हुआ और P4 11 टाइम यूनिट पर कंप्लीट हो गया। यानी कि तो P1, P2, P3, P4 चारों प्रोसेसेस को कंप्लीट होने पर प्रोसेसर के 11 टाइम यूनिट्स लगे। अब टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हमने पहले बताया है, यानी कि कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम निकालते हैं। इस टाइम पर कंप्लीशन टाइम ये है, अराइवल टाइम ये है, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। यानी कि P1 का टर्न अराउंड टाइम, P1 सिर्फ 1 टाइम यूनिट तक प्रोसेसर में स्टे किया और उसके बाद P2 की बात करेंगे। P2 में के लिए हम दोबारा सेम फार्मूला, कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम निकालेंगे, 4 - 2 = 2। तो P2 ने 2 टाइम यूनिट तक स्टे किया और P3 6 - 4 = 2। P3 ने भी 2 टाइम यूनिट तक स्टे किया और उसके बाद P4 11 - 7 4। ये हमारे पास टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हो चुका है। वेट टाइम का फॉर्मूला टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। 1 में से 1 माइनस किया तो 0, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0 और 4 में से 4 0। वेट टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। उसके बाद रिस्पांस टाइम, देखें इन सब प्रोसेसेस को कोई वेट नहीं करना पड़ा, अपने पूरे टाइम पर जो उनका अराइवल टाइम था पहुंचे हैं, उसी टाइम इन्हें प्रोसेस एलोकेट कर दिया गया है। रिस्पांस टाइम हमारे पास फॉर्मूला है, टाइम एट विच प्रोसेस गॉट सीपीयू फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले P1 को कब प्रोसेस सीपीयू एलोकेट किया गया 0 पर, इसमें से अराइवल टाइम निकालेंगे 0 - 0, तो इसका रिस्पांस टाइम क्या है 0। उसके बाद P2 को 2 टाइम यूनिट पर एलोकेट किया गया और इसका निकालेंगे, इसका भी रिस्पांस टाइम क्या है 0। P3 को 4 पर एलोकेट किया गया तो इसका भी टाइम क्या है 0 और P4 को 7 पर एलोकेट किया गया, इसका भी टाइम रिस्पांस टाइम क्या है 0। नॉन प्रिमिटिव मोड में जो वेट टाइम है वो हमारे पास रिस्पांस टाइम के इक्विवेलेंट होता है। तो ये इससे प्रूव हो गया, वेट टाइम और रिस्पांस टाइम हमारे पास सेम आ गए 0 0 0। तो ये था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। गैंट चार्ट हमारी हेल्प करता है सबसे पहले कंप्लीशन टाइम निकालने में, उसके बाद बाकी सारी कैलकुलेशंस हम फार्मूलाज की मदद से निकाल लेंगे। फॉर्मूला को याद करना जरूरी है, वो सारे मैंने इधर पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में यूज, अगले वाले एल्गोरिदम्स में भी ये यूज होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।